Good morning, students, and welcome to my class. Our next point is accounting process. This point is related to the first chapter number first, Introduction to Accounting, and next point is accounting process. Accounting process जो अपन ने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग किया था उससे ही रिलेटेड है, लेकिन इसको डिटेल में आपको समझाया, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा. डिटेल का मतलब ये है सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे कि आप अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या करेंगे. मतलब जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रैक्टिकल जो आप करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें होगी कि आप क्या क्या इसमें करने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग का मतलब आपको बता दिया था कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट होती है उसकी सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि दैट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट अपन को अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं तो उसकी अपन रिकॉर्डिंग करते हैं. वी रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक्स. फर्स्ट, जर्नल. जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Journal is a primary books of accounts in which we record all the transaction in chronological order. Chronological order का मतलब होता है कि डेट वाइज, सीरियल वाइज. ओके बेटा, आई रिपीट अगेन. जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट in which we record all type of transaction related to the business, related to the monetary terms in chronological order or systematic manner. It is prepared by the स्मॉल स्केल बिजनेस. जो बिजनेस छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं, आई रिपीट अगेन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्मॉल स्केल बिजनेस. ठीक है बेटा, मतलब जनरल वही बिजनेस इसको बनाते हैं जो छोटे, मतलब जिनका मतलब ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, वो इस जर्नल को मेंटेन करते हैं. इफ देर इज लार्ज स्केल बिजनेस, अगर कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, 1000 ट्रांजेक्शन, 100 होते हैं, तो उसमें सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं. आई रिपीट, सब्सिडरी बुक्स आर द सब डिविजन ऑफ जर्नल. व्हेन द बिजनेस स्केल इज लार्ज एंड देर आर मेनी ट्रांजेक्शन इन अ डे, दैट टाइम वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स. इट इज द सब डिविजन ऑफ जर्नल. ये जर्नल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है. वो कौन से पार्ट होते हैं? ये सारे 8 पार्ट है सब्सिडी बुक्स के. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर. देर आर 8 पार्ट ऑफ द सब्सिडी बुक. दे डिवाइड द जर्नल इनटू 8 पार्ट. मतलब ये जर्नल को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये सब्सिडी बुक्स है जो बड़े एंटरप्राइजेज होते हैं, जिनका लार्ज स्केल में बिजनेस होता है, जिसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लार्ज नंबर में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं. जैसे कैश बुक, परचेज बुक. कैश बुक इज मेंटेन फॉर द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस ओनली. परचेज बुक इज मेंटेन फॉर द क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स. सेल्स बुक is maintained for the credit sales of goods. Purchase return book, when the customer return our goods, that time we record in purchase book. Sales return book, I repeat, वापस रिपीट करता हूं. Purchase return book, when we return goods to the supplier, that time we record in purchase return book. Sales return book, when the customer return us any goods, that time we record in sales return book. I repeat, when the customer return goods to us, that time we record that transaction in sales return book. Bills receivable book and bills payable book. ये बेटा आपके ना कोर्स में आती नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिससे अपन को क्रेडिट मिलती है. ये लीगली अप्रूव्ड होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिससे अपन को क्रेडिट मिलती है. उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल्स रिसीवेबल में अपन को पैसा जब मिलने वाला होता है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, वो बिल्स रिसीवेबल बुक में अपन रिकॉर्ड करते हैं. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर अपन को पेमेंट करना है किसी को, तो वो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ये आपके कोर्स में बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक नहीं आती है, बुक बनाना नहीं आती है, लेकिन इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं. तो अपन मैं बोल सकता हूं, इनको अपन क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड है. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड by the seller of goods for the on the selling of goods, and it's
इट्स प्रिपेयर फॉर द ग्रांटिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, ग्रांटिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। तो ये एक पर्सन के लिए बिल्स पेबल होता है और दूसरे पर्सन के लिए बिल्स पेबल होता है एक ही बिल है। जैसे अगर मैंने गुड्स सेल किया है तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा मैं कि मैं आपसे इतने रुपए मांगता हूं और इतनी तारीख को आप मुझे दे देना। तो डॉक्यूमेंट जो होता है, स्टाम्प लगा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा और कस्टमर के लिए वो बिल्स पेबल होगा। तो इसकी बुक अपन मेंटेन नहीं करते हैं, अपन इसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आएगा तो अपन नेक्स्ट चैप्टर, जब जिसका चैप्टर आएगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जनरल प्रॉपर इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड those transactions, they are not recorded in other subsidy book. I repeat again, general proper is a book in which we record those transactions they are not recorded in the other subsidy books. जो दूसरी subsidy books में रिकॉर्ड नहीं होते हैं ना, वो सारे जनरल प्रॉपर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जैसे अपन कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर कोई परचेज बुक में गुड्स जो परचेज करते हैं ना उधार, उसका घटता है। सेल्स बुक में उधार सेल करते हैं, उसका घटते हैं। परचेज रिटर्न में जो अपन ने उधार गुड्स सेल किया उसका रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में अपन ने गुड्स जो परचेज किया उधार उसका रिटर्न करते हैं। सेल्स रिटर्न में जो अपन ने उधार माल बेचा है कस्टमर को, वो रिटर्न करता है। और बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनके होते हैं। अब मान लो अपन ने कोई एसेट्स परचेज की क्रेडिट में, जैसे फर्नीचर परचेज किया, मशीनरी परचेज की, कार परचेज की, तो वो कहां जाएंगे? वो जनरल प्रॉपर में जाएंगे। इसके अलावा कोई डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, लॉस से रिलेटेड होता है, जैसे लॉस बाय फायर से रिलेटेड है, या बहुत अदर ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें जो एंट्री इसमें नहीं होती है वो जनरल प्रॉपर में होती है। ओके बेटा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में अपन मेनली जनरल होती है। जनरल कौन से स्किल के बिजनेस, जो स्मॉल स्किल के बिजनेस होते हैं वो मेंटेन करते हैं। इसमें कम ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब एक दिन में 10-15 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो मेंटेन करते हैं। और सब्सिडी बुक्स कौन मेंटेन करते हैं? जिनके लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं, जिनके जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में, वो सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं, वो अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते हो, आपको हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ्स और कंप्यूटर, जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी अलग अलग बुक मेंटेन की हुई होती है आपको, ताकि आप जब भी लर्न करें या चेक करें आप इजीली कर सके। अगर मैं आपको कह दूं कि सब सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक बना दूं, तो आज जैसे फर्स्ट पीरियड में आपको हिंदी का वर्क करवाया, वो भी उसमें कर दिया, सेकंड पीरियड में इंग्लिश का, थर्ड पीरियड में SST का, फोर्थ पीरियड में मैथ्स का, फिर आपको उसका साइंस का सारा वर्क आपने एक ही नोटबुक में हर रोज कर रहे हो। तो एक दिन में 6 सब्जेक्ट का किया, फिर दूसरे दिन में फिर 6 या 5 सब्जेक्ट का किया, फिर तीसरे दिन में किया, ऐसे पूरे साल तक एक ही नोटबुक आपने मेंटेन की जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। नोटबुक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट सारे उसमें ही होते हैं। तो जब आप लर्न करने बैठोगे एग्जाम के टाइम या रिवीजन करने बैठोगे, तो आप आराम से नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? बहुत सारे पेपर्स होंगे, बहुत कौन सा चैप्टर कहाँ है, किस पेज पर है। आज अपन ने ये क्वेश्चन किया हिंदी का, वो दूसरे दिन अपन करेंगे, वो 3-4 पेज बाद में आएगा, क्योंकि बीच में दूसरे सब्जेक्ट के काम में देंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप क्या करोगे, सबकी अलग अलग बुक्स मेंटेन कर दोगे। हिंदी की अलग बुक हो गई या नोटबुक हो गई, इंग्लिश की अलग हो गई, मैथ्स की अलग हो गई, साइंस की हो गई, SST की अलग अलग हो गई, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लर्न कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपना वर्क। इसलिए बड़े बड़े जो बड़े स्किल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सब्सिडी बुक्स मेंटेन करते हैं। छोटे स्किल के भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल और सब्सिडी बुक में यही डिफरेंस है कि जो बड़े स्किल के बिजनेस होते हैं वो करते हैं, और छोटे स्किल के बिजनेस जनरल मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, लेजर मैंने आपको बताया था कि जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक ही प्लेस पर कलेक्ट करके पोस्ट करना, वो लेजर होता है। आई रिपीट अगेन, लेजर क्लासिफाइंग क्या होता है? जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक ही जगह पर कलेक्ट करके पोस्ट करना, वो लेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स अपन हर रोज करते हैं, परचेज अपन हर रोज करते हैं। सेल्स के बाद में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं, एक्सपेंसेस देते हैं, सैलरी देते हैं, तो इनके हेड अलग अलग। सैलरी अपन साल में 12 बार एम्प्लॉय को देते हैं, तो 12 बार वो अलग अलग जगह एंट्री हो रखी होगी, तो उसको सैलरी अकाउंट में एक जगह कलेक्ट करके रखना। परचेज अपन ने अगर मान लो पूरे साल में मान लो 300 टाइम्स की है, तो 300 टाइम वो अलग अलग जगह होगी, उसको एक ही प्लेस पर लाके कलेक्ट करके परचेज अकाउंट में एंट्री करना, पोस्ट करना, वो है परचेज अकाउंट। तो क्लासिफाइंग में अपन क्या करते हैं, जितने भी
एक ही अकाउंट के ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट पर हो रखे हैं, अलग अलग पेपर पर है, उनको एक ही जगह कलेक्ट करके पोस्ट करना, वो क्लासिफाइंग है। और अपन जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उस समय जब एंट्री करते हैं उसमें ज्यादातर एक ही एंट्री में 2 या 3 अकाउंट होते हैं, तो सब मिक्स होते हैं, तो उनको अलग अलग करना क्लासिफाइंग होता है, वो क्लासिफाइंग हो जाएगा। क्लासिफाइंग के बाद में आते हैं अपन, यहां से चलेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है इस प्रोसेस में अपन बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं। हम वी कैन से दैट समराइजिंग इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैलकुलेट और डिटरमाइन द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें अपन फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की निकालते हैं। तो समराइजिंग में क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अपन वापस एक बार बैक में आएंगे। जो क्लासिफाइंग जो प्रोसेस होता है, क्लासिफाइंग प्रोसेस में क्या करते हैं, अपन सब अकाउंट्स को अलग अलग कर देते हैं और सबके अकाउंट्स के बैलेंस निकाल लेते हैं। जैसे टोटल परचेज साल भर में अपने कितनी की, टोटल सेल्स कितनी की, अपन ने किसी कस्टमर, जैसे राम कस्टमर को अपन ने 50 लाख गुड्स सेल किया, तो 50 लाख गुड्स सेल किया तो अपन उससे कितने पैसे मांगते हैं। अपन ने मोहन से 25 लाख परचेजिंग की, तो 25 टाइम जब हम परचेजिंग कर रहे हैं तो वो अपन से कितना पैसा मांग रहा है। अपन ने सैलरी पे टोटल कितना एक्सपेंसेस किया, अपने कन्वेंस पे कितना एक्सपेंसेस किया, जो टोटल होती, टोटल एक्सपेंसेस की और अकाउंट्स की बैलेंस जो होता है टोटल, वो सारा अपन ट्रायल बैलेंस में एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में सबके नाम लिखते हैं अकाउंट के, और नाम लिखने के बाद सबका बैलेंस लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ रहा हूं और मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। 30 स्टूडेंट में किसी की 25,000 फीस बाकी है, किसी की 10,000 फीस बाकी है, किसी की 15,000 फीस बाकी है, किसी की 5,000 फीस बाकी है, तो सबकी अलग अलग फीस बाकी है। तो जो मेरा जो स्कूल का जो एडमिन स्टाफ होगा वो क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा एक किस स्टूडेंट की कितनी फीस बाकी है, तो उस लिस्ट से वो देख के पता लगाएगा कि किससे कितने रुपए मांगने हैं। वैसे ही ट्रायल बैलेंस में अपनों को ये पता चलता है किस अकाउंट पर, किस आइटम पर कितना पैसा खर्च हुआ है, किससे अपन कितना पैसा मांग रहे हैं, ये सारा ये लिस्ट होती है। ट्रायल बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट इन विच we record, we enter the accounts and that show the balances of accounts। मतलब ये एक लिस्ट है या स्टेटमेंट है जिसके अंदर अपन अकाउंट को एंटर करते हैं, जिससे अपन को सारे अकाउंट के बैलेंस के बारे में अपन को पता चल जाता है। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद अपन क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको अपन बोलते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। ये एक तरह से एंड प्रोडक्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद में अपन को प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब कुछ डिटरमाइन नहीं करना पड़ता। तो फर्स्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे अपन को बिजनेस का, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन को बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस की नेट प्रॉफिट। अपन बोल सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर द इनकम स्टेटमेंट which shows the business performance, that is profit or loss of the business. And after we prepare the balance sheet is a position statement, financial position statement बोल सकते हैं इसको। balance sheet is known as a financial position statement. It shows the financial soundness or weakness of the business that is represented in assets or liabilities. I repeat again, balance sheet is a position statement which shows the फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल साउंडनेस और वीकनेस ऑफ द बिजनेस इन टर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद में ये सारा ये अपना सारा रिजल्ट आ गया है कि कितना हुआ, अपन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी बैलेंस। जैसे आपको मालूम है 10 क्लास वालों ने एग्जाम दे दिया, 12 वालों के अभी तक एग्जाम बाकी चल रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आए, आप एग्जाम देते रहे, रिजल्ट नहीं आए, तो आपको कैसा महसूस होगा, मतलब ऐसा महसूस होगा कि हम कर क्या रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है अपन को। जैसे अगर अपन कोई भी वर्क करते हैं तो अपन उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अपन दिमाग में रहता है कि वो रिजल्ट क्या आएगा, अपन को चेक करने की रहती है। अगर आपका रिजल्ट जैसे 10th में हो, 10th में थे आपका 2-3 साल तक रिजल्ट नहीं आए, तो बाद में आएगा तो आपको उस रिजल्ट को देखने में मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट हाथों हाथ प्रॉम्प्टली आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही ये बिजनेस का रिजल्ट है जो अपन को बताता है, ये 1 साल जो होता है उसके अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसमें। फिर आता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो रिजल्ट आने के बाद में अपन क्या करते हैं, एनालाइज प्रोसेस करते हैं। एनालाइज प्रोसेस मैंने बताया था, इन एनालाइजिंग एंड प्रोसेस वी एनालाइज द बिजनेस रिजल्ट्स, वी एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वी एनालाइज द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, वी एनालाइज द solvency of the business,
वी एनालाइज द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इस एनालाइजिंग प्रोसेस में बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हुई है सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, और उसको एनालाइज करने के बाद में उसको क्या करते हैं अपन, उसके बारे में अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन का मतलब वो ये होता है कि उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन एनालाइज करने के बाद एक्सप्लेन करना, आपने देखा होगा कि अपन कभी भी जैसे मान लो कोई बच्चा है या कोई भी आदमी है, वो अपना ब्लड टेस्ट करवाता है। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में नीचे लास्ट में लाके नोट में उसकी रिपोर्ट लिखी हुई होती है। ब्लड टेस्ट में क्या क्या आया है वो तो एक डॉक्टर बता सकता है, लेकिन रिपोर्ट एक ऐसी होती है जिसको हर कोई पढ़ के बता सकता है कि उसको क्या हुआ। वैसे ही आपका जब रिजल्ट आता है, आपने देखा होगा आपका रिजल्ट आता है, मार्किंग होने के बाद नीचे एक टीचर, जो क्लास टीचर है, नोट लिखता है कि बेटर डन या गुड परफॉर्मेंस, वो सारा रिजल्ट होता है, वो इंटरप्रिटेशन में अपन उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये अपने बिजनेस को ये शॉर्ट में, जो अकाउंटिंग नहीं जानता है, जिसको अकाउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं, जैसे मान लो जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, वो एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन से उसको चलता है कि बिजनेस में हो क्या रहा है। ये तो सब चीजें कौन देख सकता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको पता चलता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर मान लो जैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली है, उसको कौन, उसके नीचे नोट से अपन को पता चलता है एक्चुअल में हुआ क्या है। वैसे एनालाइजिंग से जो अदर मतलब जो यूजर्स होते हैं, उनको पता चलता है कि बिजनेस में एक्चुअल में हुआ क्या है। उसके बाद में एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है, कम्युनिकेट टू द यूजर्स, वो इंफॉर्मेशन अपन यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करने वाले होते हैं, जैसे ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। ये क्या होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो ये भी अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि हमने जो किया है उसमें क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। उसको देखने के लिए ये मतलब ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, अकाउंटिंग रिजल्ट को चेक करते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब होता है जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटीज, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे मुझे किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या देखूंगा, उस कंपनी के क्या मतलब ना क्या ग्रोथ चल रही है, उस कंपनी में कितना प्रॉफिट चल रहा है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब मैं चेक करूंगा। तो ये इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यूजर्स कौन कौन से होते हैं उसका अलग पॉइंट है, वो पूरा डिटेल में करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, वो सारे कम्युनिकेट किए जाते हैं यूजर्स को, ताकि वो भी डिसीजन ले सके। तो ये ऑल जो भी मैंने आपने डिस्कस किया है, ये है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अपन इसके ही चारों में पूरे साल चलेंगे लगभग। इसके बीच में और दूसरे भी चैप्टर आते जाएंगे, लेकिन मेनली बेसिक जो प्रोसेस है यही है। इससे ही आप मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये प्रोसेस अगर किसी बच्चे को आ जाए तो वो लगभग अकाउंटिंग जो नॉर्मल जो होता है वो आराम से कर सकता है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मतलब इसी से आपको आएगी, जो भी बेसिक्स है वो इसी से आप समझ जाओगे। ओके बेटा, तो वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज branches of accounting. Branches of accounting. Our next point. First point, financial accounting. Financial accounting जो भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सब financial accounting ही है। तो अपन बोल सकते हैं financial accounting is that accounting which involve in the recording of business transaction and classifying the business transaction and summarize the business transaction for the determining result and business performance and financial position of the business. I repeat again, financial accounting is concerned with the recording, classifying and summarizing business transaction and determine the business performance and financial position of the business and analyze them for the decision making. तो फाइनेंशियल अकाउंट सारी चीजें जो भी अपन अभी पढ़ रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए नया वर्ड है, तो वो आपको सुनना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आई रिपीट अगेन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। it help to the management for the cost reducing, for the cost controlling। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रोडक्ट ताकि अपन प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर कंट्रोल होगी
तो सेलिंग प्राइस भी कंट्रोल होगी, और ताकि फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सके, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। एक ही टाइप का आपको 4-5 तरह का प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएगा। चाहे फॉर एग्जांपल अगर अपन टीवी लेने जाते हैं तो टीवी अपने को एलजी का भी मिलता है, वीडियोकॉन का भी मिलता है, ओनिडा का भी मिलता है, और कौन से आता है, सोनी का भी मिलता है। तो आपने देखा हो प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अपन मोबाइल लेने जाते हैं तो 50 तरह की कंपनियां हैं, तो सब अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसकी क्वालिटी सबको मेंटेन करती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्क होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल करके गुड क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करें। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज न्यूली डेवलप्ड सब्जेक्ट, और ये अभी रिसेंटली आया है ये सब्जेक्ट, पहले नहीं था। 15-20 साल ही हुए, 20 साल मान लो आप, कि आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड सब्जेक्ट। It help to management for the decision making. In this subject, we calculate or we analyze the financial results or cost results. In this subject, we analyze the financial or cost results of the business. In this management accounting, we use the tools of financial management. For example, accounting ratios or accounting ratio and cash flow statement, fund flow statement, budgetary control. ठीक है, तो इसमें अपन अलग अलग टूल्स यूज करते हैं ताकि अपन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका एनालाइज कर सके, और उसमें अपन ये निकाल सके कि कौन सी चीज अपन को रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिसेंटली डेवलप्ड सब्जेक्ट। इट हेल्प टू मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। इट इंक्लूड्स all the tools related to the analysis. For example, cash flow statement, fund flow statement, accounting ratios, budgetary control ratios, etc. ठीक है, ये अपने लगभग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके अलावा ब्रांचेज में और भी ब्रांचेज होती है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट ब्रांच ये 3 टाइप की है। नेक्स्ट पॉइंट इज बुककीपिंग क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूं। पहले अपन जो अकाउंटेंसी जो है ना, उसको लोग इस सब्जेक्ट को बुककीपिंग बोलते थे। पहले आपके बहुत पहले, जैसे जब आपके फादर या आपने जो मेरे फादर है जिस समय स्टडी करते थे उस समय अकाउंटेंसी को अकाउंटेंसी नहीं बोल के बुककीपिंग बोला जाता था। तो ये पहला नाम इसका बुककीपिंग, अकाउंटेंसी का पहला नाम बुककीपिंग ही था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग हो गया है। तो बुककीपिंग के बारे में बोलूंगा। बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुककीपिंग is a part of accounting. It records business transaction in systematic manner. It records business transaction in systematic manner, and the process of bookkeeping is identify the transaction and measure the transaction and recording and classifying them into the account books. Bookkeeping का main process 4 ही है: identify, measuring, recording and classify. उसके बाद में अकाउंटिंग का वर्क शुरू होता है। अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन में बता ही चुका हूं। अकाउंटेंसी की भी बता देता हूं। अकाउंटेंसी की वापस रिपीट कर देता हूं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट्स educates us how to maintain. It educates us how to maintain our account books and how to determine our business performance and financial position of the business. And next point is difference between bookkeeping and accounting. तो अपन बोल सकते हैं first, bookkeeping is involved for the identifying, recording, measuring and classifying the transaction. Accounting is involved for the summarizing of recorded transaction, for the summarizing of recorded transaction. By bookkeeping, it analyzes the business results and interpret and communicate it to the users for the decision making. Bookkeeping is a primary stage of accounting, and
accounting is a secondary stage. It includes the bookkeeping work. It done by the junior staff. It done by the senior staff. Bookkeeping required special knowledge of accountancy. Bookkeeping required special knowledge of bookkeeping required normal knowledge or education, and accountancy required special knowledge of accountancy. ओके बेटा, तो बुककीपिंग और अकाउंटिंग के अपन ने ना डिफरेंस अपन ने यहाँ पर सुने, कैसे आपको लगे आप उसको लर्न करना और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अभी तक जो अपन ने स्टडी किया है वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थी, फिर भी मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस information related to the business. First is accounting provides us accounting information related to the profit and loss. Accounting अपन को बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो हम बोल सकते हैं accounting provides us information related to the profit and loss of the business. It provides us the business performance and business performance, that is profit or loss of the business, net profit and gross profit of the business. Second, accounting provides us information related to the financial position. Accounting provides us a financial position of the business, that is financial or economic condition of the business, that shows the soundness and weakness of the business. It present in term of assets and liabilities. Last, accounting provides us information related to the cash flow. Cash flow, for the cash flow, we prepare the cash flow statement. Cash flow statement prepare for the determining cash inflow or outflow during the year. Cash flow statement is prepared for the determining cash inflow or outflow of the cash during the accounting period. ये अपन को ये बताता है कि अकाउंटिंग पीरियड में कितनी कैश इनफ्लो हुई है, कितनी कैश का आउटफ्लो हुआ है, वो अपन को ये शो करता है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अपन को ये इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटा यहाँ तक आप अपनी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, उसके नोट्स बनाएं, लर्न करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आप कर सकते हैं तो करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।